लोग शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट बजट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, कुछ इंडेक्स दिया हुआ है, कुछ इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, और कई सारी चीजें और है जो कि हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के अंदर। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ आता है इस चैप्टर से। तो आदो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था आपको, कोई भी कंट्री होती है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, हर गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपने लोगों का वेलफेयर करना अपनी कंट्री का, और उसके लिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट पड़ती है और वेलफेयर एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसके लिए उन्हें जरूरत पड़ती है ह्यूज एक्सपेंडिचर की। जब तक बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेगी कोई भी कंट्री अपने देश के ऊपर, तो उसका वेलफेयर कभी नहीं कर सकती है, और उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट है एप्रोप्रिएट प्लानिंग की और पॉलिसी। और गवर्नमेंट बजट के अंदर यही प्लानिंग करते हैं, यही पॉलिसी बनाते हैं, इसी तरह से फ्रेम करते हैं कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ पर जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बजट। बजट क्या है, बेसिकली एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग के अंदर हम ये शो करते हैं, ये एस्टिमेशंस लगाते हैं कि एक साल के अंदर गवर्नमेंट के पास में कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ कितना पैसा जाएगा। याद रखना ये एक प्लानिंग है, इट इज नॉट एग्जैक्ट। जैसे कि हम लोग बात करें 24-25 साल के लिए, अब जो ये वाला साल है वो कौन सा ईयर है, 24-25 है ना। 24-25 साल के लिए पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, वो सारा का सारा हमने कहाँ पर लिखा है, बजट के अंदर। बजट एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारे प्रीलिमिनरी हमारे अप्रूव होते हैं प्लान की। पब्लिक रेवेन्यूज हमें हमारे पास में कहाँ से आएंगे, ये हमारी क्या है, गवर्नमेंट है। इसके पास में रेवेन्यू कहाँ से आएंगे और इसके पास से जो एक्सपेंडिचर जाने हैं वो कहाँ जाएंगे और कितने जाएंगे, इसी का जो एस्टिमेशन होता है पूरे साल के दौरान। और जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंट इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, फिजिकल ईयर। फिजिकल मत लिखना, फिजिकल ईयर लिखना। तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल तो पूरे साल की स्टेटमेंट है, जो ये आइटम वाइज शो कर रही है हमारी एक्सपेंडिचर को और हमारी रिसीट्स को। ठीक है, साल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसको फिजिकल ईयर बोला गया। जो हमारा 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च को एंड होगा वो हमारा फिजिकल ईयर कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट बजट। अगर हम लोग गवर्नमेंट बजट की बात करें तो गवर्नमेंट बजट हर एक लेवल पर बनता है। लेवल का मतलब क्या होता है, देश के अंदर यहाँ पर 3 लेवल बताए जाते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल और लोकल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें, जो हम सेंट्रल बजट बोलेंगे। सेंट्रल बजट का मतलब है कि सेंटर के बजट की बात करेंगे, और इसको हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली यूनियन बजट। जो सेंटर का बजट बनता है ना, सेंटर का बजट का मतलब वो क्या होता है, पूरे देश का बजट जो पूरे देश के अंदर लागू होगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यूनियन बजट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है हमारी। क्लियर है, यहाँ पर सारे सारे वही है कि सारे एस्टिमेशंस प्लान बनाएंगे कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएगा। इंडिया के अंदर जो बजट प्रिपेयर्ड होता है वो कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, पार्लियामेंट में। वो कहाँ प्रिपेयर्ड होता है, पार्लियामेंट में। ऑन सच अ डे प्रेसिडेंट में डायरेक्ट द कन्वेंशन, वो प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इसको पढ़ता है। इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग ऑफ फरवरी ऑफ ईच ईयर। ये हर फरवरी के, हर साल के फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर अनाउंस होता है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? ये तो एक तरह की हिस्ट्री होगी और हमेशा ऐसे ही चलता, कुछ बदलाव नहीं आता इसके अंदर। और देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ये अगर पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होगा तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए पार्लियामेंट की अप्रूवल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। और कुछ बातें और है इसके अंदर। आज तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, बेसिक बातें समझ में आती है। हम हर साल गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते हैं, आप बता सकते हो कोई आप में से? बताओ, गवर्नमेंट बजट में चेंजेस क्या होते हैं और क्यों होते हैं हर साल? हाँ, जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं, देश में महंगाई बहुत हो रही है तो उसके लिए फैसले लेने, अगर देश में गरीबी बहुत बढ़ रही है उसके लिए फैसले लेने, तो वो सारा सारा बजट के अंदर आता है। देश को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, तो वो इस साल बढ़ाएगी। उन्हें लगता है कि लग्जरियस गुड की डिमांड बहुत बढ़ गई है तो वो उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स, इसके पेपर में 100% आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट बजट की पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वेलफेयर तो होता है, तो वेलफेयर के अंदर कौन से सब इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
जिसको पूरा करना पड़ता है इसको करने के लिए। सबसे पहला आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज रीएलोकेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट जो है रीएलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज को। जो रिसोर्सेज ने जहां पर पहले लगा रखे होते हैं उसको फिर से रीएलोकेट करके कहीं ज्यादा बढ़ाती है और कहीं कम करती है। जहां पर रिक्वायरमेंट कम है वहां कम करती है, जहां पर रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर बढ़ा देती है। जैसे यहाँ पर टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज की हम लोग बात करते हैं। देश की गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कैन गिव टैक्स कंसेशन टू द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स एंड प्रोवाइड सब्सिडीज। बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया, मैं बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा रॉन्ग है इसके अंदर। ठीक है, टैक्स कंसेशन के बारे में आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट को क्या करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो उस एरिया के अंदर गवर्नमेंट क्या कर देगी, टैक्स को बढ़ा देगी या कम कर देगी, घटा देगी, और साथ ही साथ उस वहां पर सब्सिडीज को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो ये वो सारे एरियाज होते हैं, ये सारी वो सब चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कि जो नेसेसरी आइटम्स है, जो नेसेसरी आइटम्स है वहां पर ये काम किया जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इन्वेस्टमेंट खाली गवर्नमेंट थोड़ा बढ़ाएगी, यहाँ पर तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, उसकी वजह से उन्हें टैक्स कम करना पड़ता है, सब्सिडी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन कई सारे ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मफुल चीज़ें होती हैं जिसकी प्रोडक्शन को कम करना होता है। और हार्मफुल जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें, लिकर की बात करें, सिगरेट की बात करें, ऐसे कई सारे हार्मफुल गुड्स होते हैं जिनको गुड्स क्या करती है गवर्नमेंट, इसको डिस्करेज करती है प्रोडक्शन करने के लिए, और इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, इनके ऊपर टैक्स बढ़ा देती है और सब्सिडीज कम कर देती है ना ऑटोमेटिकली। तो पहला तो ये हुआ टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। जो नेसेसरी आइटम है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो हमें टैक्स कम करना पड़ेगा, सब्सिडीज बढ़ानी पड़ेंगी। हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन कम करना है तो टैक्स आपका बढ़ाना पड़ेगा और सब्सिडीज आपकी कम करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली हार्मफुल गुड्स के यहाँ पर क्या होते हैं, डिस्करेज होगी। ये गवर्नमेंट बजट का मानना, ऐसा किताब के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इफ प्राइवेट सेक्टर डू नॉट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक द प्रोडक्शन। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं, ये वो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कि जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं डालता। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें वाटर सप्लाई की, क्या पानी की सप्लाई के लिए कोई गवर्नमेंट कोई प्राइवेट सेक्टर सामने आता है? अगर मैं बात करूं देश के अंदर आपके आसपास एरिया के अंदर ड्रेनेज सिस्टम की बात करूं, सीवर की बात करूं, सीवर पाइपलाइंस की बात करूं, तो क्या ये सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर देख सकता है? प्राइवेट सेक्टर देखता है सीवर्स को, ये पूरे के पूरा थोड़ा बहुत नहीं ना, एक्चुअल में गवर्नमेंट के हाथ में है। तो देखो ये प्राइवेट सेक्टर इसका इनिशिएटिव इसलिए लेता है, इसमें कोई भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उन्हें नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं लॉ एंड डिफेंस, लॉ एंड डिफेंस की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है। लॉ कौन देखता है? सारा का सारा प्राइवेट एजेंसी किसी भी तरह का लॉ नहीं देखती। और हमेशा ध्यान रखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर बन करके आता है कई बारी कि पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं। क्या पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? पब्लिक गुड्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली पब्लिक यूज कर रही है और उसका प्रोडक्शन की जिम्मेवारी, उसकी लॉ एंड मेंटेनेंस की जिम्मेवारी, मेंटेनेंस की जिम्मेवारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। जैसे वाटर सप्लाई, ड्रेनेज हो गया, सीवर हो गया, लॉ एंड डिफेंस हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पब्लिक गुड्स, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है और सोशल वेलफेयर के लिए। तो डायरेक्टली इन पर ध्यान देना, इनके बजट के अंदर इनका अलग से प्रोविजन रखना, इनका अलग से एक्सपेंडिचर डालना, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली गुड्स, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आई बात यहाँ तक? तो इसका मतलब पहले तो हमने पढ़ा कि टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज की बात करी, फिर हमने बात करी डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इसका भी जिम्मा कौन रख रहा है? गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो बजट में इसका भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। देखो हर साल इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज क्या हो रही देश के अंदर? बढ़ती जा रही है। तो इनइक्वालिटी को कम करने का कौन सा एक तरीका जो गवर्नमेंट के पास में है? सर अमीरों से आप वेल्थ खींचो, गरीबों को आप वेल्थ दो, और ये बहुत लंबे समय तक पॉसिबल हो भी नहीं पाएगा। एक्चुअल में अगर अमीर ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसे ज्यादा इनकम प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि इनकम इक्वालिटी खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट एम क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच। तो इसका मतलब है जो इनकम कम करनी है वो किसकी कम करनी है? रिच की।
और रिच की क्यों करनी है? बट हमें रिच की इनकम कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पर टैक्स क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और पुअर की हमें इनकम बढ़ानी है तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो क्या करने पड़ेंगे? घटाने पड़ेंगे। और सब्सिडीज क्या करनी पड़ेंगी? बढ़ानी पड़ेंगी। ऐसा है ना? तो गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी का क्या नाम दिया गया है? अच्छा, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, उनमें से एक पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट टैक्स के अंदर छेड़छाड़ करती है, अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर छेड़छाड़ करती है इक्वलिटीज लाने के लिए, या तो वो मॉनेटरी पॉलिसी या तो वो फिस्कल पॉलिसी है। बताओ क्या होगा इसमें? फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की पॉलिसी लेकर के आ रही है टैक्स में या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल, है ना? यहां तक बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट का मानना है कि इस तरह से अगर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को करेंगे, सो इस रिच और पुअर के बीच की जो खाई है या रिच और पुअर के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा एक्चुअल में। बट एक्चुअल में क्या यह पॉसिबल है अगर हम लोग बात करें तो? ठीक है, थिंक अबाउट इट। ये तो हॉट्स के अंदर आ गया आपका। अब आता है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेबिलिटी का मतलब होता है या तो इकोनॉमी ऐसे ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी, ऊपर चलेगी या नीचे चलेगी। अगर तो ये इकोनॉमी ऊपर की ओर चल रही है, इसका मतलब क्या है? देश के अंदर क्या है? इन्फ्लेशन। अगर नीचे की ओर चल रही है, देश के अंदर क्या है? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना। डिफ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल का घटना। अगर बहुत ज्यादा प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो यहां पर जो जिनके पास में पैसा नहीं है वो लोग कैसे बाय करेंगे? जो कि पुअर है। ठीक है, तो ये दोनों प्रेशर जो है मार्केट के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होते। इन्फ्लेशन बढ़ता कब है? इन्फ्लेशन आता कब है? सर, जब हमारी डिमांड इज हायर देन आवर सप्लाई। यहां पर एक्सपेंडिचर लिखा है, जब हमारी सप्लाई से देश की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन आता है, और जब डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो क्या जाता है आपका? डिफ्लेशन। ठीक है, यहां पर भी पढ़ लेता हूं मैं। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज एमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर। अगर बात करूं मैं इन्फ्लेशन को कम करने का क्या तरीका, मैंने आपको बताया कि देश के अंदर डिमांड बहुत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो लोगों की जो डिमांड है उसको कम करने का क्या तरीका है? टैक्स वैक्स तो अपना लिए तो, लेकिन इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि इसके लिए मैं फिस्कल पॉलिसी अपनाऊंगी और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको कम करना पड़ेगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? जो भी पब्लिक गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स है, रोड्स हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लायर्स हैं, उन सब पर एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। उस पर एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब है कि जो देश की लेबर है और जो देश के ऑन्टरप्रेन्योर्स है जिनसे सप्लाई होगी रॉ मटेरियल, उनके पास में पैसा नहीं पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली देश के पास जो परचेजिंग पावर है, जिसको हम पीपी बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली देश में डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तब तक किया जाता है जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर ना हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो मेजर पॉइंट क्या निकल के आया कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो उससे हम लोग इन्फ्लेशन को ठीक कर सकते हैं, और इसी तरह से डिफ्लेशन को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं। लोगों के जेब में पैसा कैसे भरेंगे? दो तरीके से, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर छेड़ करके या तो फिर टैक्स छेड़ करके। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाए तो देश के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? हम लोग मनी एंड बैंकिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर देश के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, तो लोगों की जेब में क्या आने लगेगा? पैसा आने लगेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगर मैं डिफ्लेशन की बात करूं तो मनी सप्लाई बढ़ने लगेगा, परचेजिंग पावर बढ़ने लगेगी, और डिमांड भी बढ़ने लगेगा। और डिमांड जब तक बढ़ेगा जब तक वो सप्लाई के इक्वल ना आ जाए। इन्फ्लेशन की बात समझ में आई कि इन्फ्लेशन को ठीक करने का क्या तरीका है? लोगों की जो जेब में बहुत सारा पैसा आया हुआ है ना, जो उनकी जेब में जो परचेजिंग पावर आई हुई है उसको कम कर देना। कम करने के केवल यहाँ पर दो ही तरीके हैं, या तो उनकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दो या तो फिर टैक्स बढ़ा दो। और डिफ्लेशन ठीक करने के क्या तरीके हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो और यहाँ से टैक्स को क्या कर दो? कम कर दो, ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। कोई डाउट इसके अंदर? मेजरली मुझे ये बताना था डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की जो स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब आता है आपका फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब यहां देखो, यहां पर आता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे कि हम लोग बात करें, एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज है, अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर की कोई मोनोपोली है क्या? बोलो।
लिख तो दिया मैंने, रेलवेज, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने रेलवेज एस्टैब्लिश जो करी है उसको हम लोग मेंटेन करते हैं, प्योरली ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। जो भी हम टिकट्स वगैरह रखते हैं, बट फिर भी हम फिर भी मान के चलते हैं गवर्नमेंट की, हम वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए अलग से इसका बजट पास होता है, रेलवे का अलग से बजट निकलता है। बजट के अंदर रेलवे का अलग से एक पार्ट निकलता है जिसके अंदर सिर्फ रेलवे की बात की जाती है। तो फाइनेंसिंग दी जा रही रेलवे को, मैनेजमेंट दिया जा रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, किसके अंदर, गवर्नमेंट बजट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट जो कि गवर्नमेंट बजट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और हर एक कंट्री का ऑब्जेक्टिव भी होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सर प्रोडक्शन का बढ़ना, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, सेविंग्स का बढ़ना, तो और कैपिटल मोबिलाइजेशन का बढ़ना। तो हर एक गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसके देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। अब ध्यान रखना, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो ध्यान रखना। पहले तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग यहां पर ले रहे हैं जीडीपी से। जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का बढ़ना। क्या बढ़ना, प्रोडक्शन का बढ़ना, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ना। और इफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट और अदर इंसेंटिव्स, कैसे बढ़ेगा प्रोडक्शन, गवर्नमेंट बोलेगी भाई साहब आप प्रोडक्शन करो, हम आपको टैक्स में कंसेशन दे रहे हैं, हम आपकी सब्सिडीज को बढ़ा रहे हैं, जिससे होगा क्या, लोगों को इंसेंटिव्स मिलेगा और जो लोग हैं, जो फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग्स बढ़ेंगी ना टैक्स कम करने से, और ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट का दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। देश में जितनी सेविंग्स बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और यहाँ पर एनकरेज कैसे किया जाएगा, टैक्स को कम करके और सब्सिडीज को बढ़ा के, अदर इंसेंटिव्स देकर, जो भी हमारी प्रोडक्टिव वेंचर्स होती हैं। क्लियर है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, देश में बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, अगर हम इन सबको भी ज्यादा मजबूत कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी साथ साथ में बढ़ने लगी, जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। However, before planning such expenditure, rebates, subsidies, government should check the rate of inflation. अब ये ऐसा तो है नहीं कि टैक्स आंखें बंद कर कम कर दिया, इस प्लानिंग से पहले हमें चेक भी करना पड़ेगा देश के अंदर इन्फ्लेशन का क्या रेट चल रहा है। अगर ऑलरेडी देश के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, फिर क्या हम टैक्स को कम कर सकते हैं, क्या फिर हम लोग सब्सिडीज को बढ़ा सकते हैं, तो ये प्लानिंग भी करनी पड़ती है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे लेकर के जाएगा। यहां तक समझ में आई। अब बड़े ध्यान सुनना, क्योंकि अगर हमने देश के अंदर इन्फ्लेशन के टाइम पर भी हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका बढ़ा दिया, तो देश को कई सारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करने पड़ सकते हैं, और जिसके लिए गवर्नमेंट को दूसरी कंट्री से भी लोन लेना पड़ सकता है, और जिसकी वजह से जो देश है ना वो डेट ट्रैप में भी फंस सकता है। कई देशों ने ऐसा करा, उन्होंने गवर्नमेंट बजट पास करे, लेकिन उन्होंने बिफोर ये सब चीजें नहीं देखी और उन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग कर देते हैं। ऑलरेडी देश के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, उसके बावजूद कई देशों ने लोन ले लिया, कई चीजें करी और वो डेट ट्रैप में फंस गए, और वो उनके साथ बहुत ज्यादा मुश्किलें उनको सामना करना पड़ा वो सब चीजें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट समझ में आया। अपने आप में 3-4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 6 नंबर में भी आ जाता है, तो उस बात का ध्यान रखना। अब अदर रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि देखो प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन हर एक रीजन के अंदर इक्वल नहीं हो रही है। अरे ऑल्टर तो करता ही हूं बीच बीच में, मेरा जुकाम इतना आई होता है ना, मैं क्या बोलूं, इरिटेट हूं मैं इस बात से। अब आता है रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, हर एक स्टेट की जो डेवलपमेंट है वो इक्वल तो होती नहीं है, हर एक स्टेट की डेवलपमेंट जो है वो इक्वल तो होती नहीं है। तो हमें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो बैकवर्ड रीजन्स हैं, क्या जो बैकवर्ड रीजन्स हैं जहां पर जो लोग जाना नहीं चाहते, प्राइवेट सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो वहां पर जाके सेटअप नहीं करना चाहती, तो उनको भी एनकरेज किया जाए कई सारे कंसेशन दे करके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करके, ताकि वहां पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगे। वही सब गवर्नमेंट के पास में केवल 2 हथकंडे हैं, एक तो टैक्स, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बोलती है अगर आप बैकवर्ड जगह जाकर एनकरेज करोगे, उस रीजन में जाकर के आप करोगे तो सब्सिडीज दे देंगे, हाँ टैक्स रेट कम कर देंगे, तो ये सब चीजें करने वाले हैं। क्लियर है, ये शायद आपको नजर ना आया हो मेरी वीडियो के पीछे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये क्या लिखा था,
टैक्स को क्या करना है यहाँ पर ये देख लो, फिर से मैं दिखा देता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए एनकरेज करेंगे, टैक्स को घटा देंगे, सब्सिडीज को बढ़ा देंगे, जिससे सेविंग्स बढ़ने लगेगी, सेविंग्स का डायरेक्ट रिलेशन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। ये सब करने से पहले हमें इन्फ्लेशन रेट को चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज देश जो है डेट ट्रैप में भी फंस सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट का मतलब होता है कि एक होता है रेवेन्यू बजट, जहां पर रेवेन्यू की बात की जाएगी और रेवेन्यू क्या था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और दूसरा होता है हमारा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी रेवेन्यू हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं या जो रेवेन्यू हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ों की बात की जाएगी। एक तो रेवेन्यू रिसीट्स की बात की जाएगी कि वो क्या होता है, और यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जाएगी क्या होता है, और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट की बात की जाएगी क्या होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग इसको आगे देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। आ जाओ। और कंपोनेंट्स में यहाँ पर दो ब्रॉड कंपोनेंट्स में बांटा गया है इसको, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट का मतलब क्या होता है कि पूरे साल के दौरान देश के पास जो पैसा आएगा ना, कंट्री के पास या गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा ना, गवर्नमेंट कमाती जो है वो केवल दो सोर्सेज से कमाती है। पहला जो सोर्स है उसको बताया गया है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा सोर्स है हमारा कैपिटल रिसीट। आप बताओ गवर्नमेंट कहां कहां से कमाती है, चलो बताओ। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज से कमाती है। कैसे? टैक्स लेती है, फाइन लेती है, लाइसेंस फीस होती है, प्रॉफिट्स कमाती है, इंटरेस्ट लेती है, देयर एंड मेनी मोर थिंग्स। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, वही सब पढ़ा देता हूं बेटा, वो लीगल नहीं हुआ ना। रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती है, बड़े ध्यान समझना। कई सारी जो एसेट्स हैं अगर हमने गवर्नमेंट ने बेच दी तब भी तो वो पैसा कमा रही है कि नहीं? लोन ले लिया तो भी पैसा आ रहा है। तो यहां पर रेवेन्यू रिसीट की हम लोग बात करते हैं, बड़े ध्यान समझना। रेवेन्यू रिसीट्स ये सब रिसीट्स होती हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। क्या? किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही और कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रही। ये रिसीट्स कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीट। ध्यान सुनना सर, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं। क्या एसेट रिड्यूस हो रही है? कोई नहीं। इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, और फिर भी अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो वो कहलाएगा रेवेन्यू रिसीट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, टैक्स की बात कर लेता हूं, तो टैक्स से क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है? नहीं। टैक्स से क्या गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस होती है? नहीं। तो सर ये क्या है? इन गवर्नमेंट की इनकम। तो ये जो इनकम होगी गवर्नमेंट की वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीट्स। और क्या ये रेगुलर इन नेचर है? क्या ये रेगुलर है? रेगुलर है बेटा। तो क्या ये रिकरिंग नेचर है, बार बार होने वाली है, हर साल होने वाली इनकम है? हाँ है। तो ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स। यहां तक क्लियर है? अब देखो, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब दो एसेंशियल कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट आर रेवेन्यू रिसीट्स एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी। हाउएवर अगर गवर्नमेंट लोन ले लेती, क्या कर लेती? गवर्नमेंट लोन ले लेती तो भी तो ये रिसीट है ना। रिसीट्स का मतलब पैसा आना, लेकिन लोन से एक्चुअल में क्या होता? गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती। तो क्या ये रेवेन्यू रिसीट्स होता? सर ये रेवेन्यू रिसीट्स बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर है? सो हाउएवर एनी अमाउंट बोरोड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट्स बिकॉज it cause an increase in the liability in terms of repayment of borrowings। क्योंकि वो borrowings ली है और उसको रीपेमेंट करना है, तो ये लाइबिलिटी है हमारी, तो इससे हमारी रेवेन्यू रिसीट्स नहीं कहलाएगी। एक एग्जांपल और है, फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक एंटरप्राइज। अगर मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, किसको? गवर्नमेंट के। क्या कर दिए? सेल कर दिए। गवर्नमेंट के जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? गवर्नमेंट की असेट्स है। गवर्नमेंट की क्या है? असेट्स है। अरे यार हमने कल भी तो पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट की। अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट की। अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या ये रेवेन्यू रिसीट्स है, उससे कमाए जाने वाला पैसा? सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हमने सेल कर दिए अपने शेयर। तो जब हमने अपने शेयर सेल कर दिए तो हमारी एसेट की रिडक्शन हो गई कि नहीं हो गई? तो सर ये रेवेन्यू रिसीट्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इससे हमारे एसेट जो है वो क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं। कितनी बात समझ में आई?
रेवेन्यू रिसीट्स तो आपको पूरी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, सीधी सीधी बात करते हैं। सर देयर आर ओनली टू सोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब टैक्स से पैसा आना है, और नॉन टैक्स जो बिना टैक्स के पैसा, दूसरा कौन सा पैसा हो सकता है ना। टैक्स रिफॉर्म रेवेन्यू में क्या होता है, बेसिकली टैक्स क्या होता है, ये ड्यूटीज होती हैं, किस पर लगती हैं, या तो ये लोगों पर लगती हैं, या तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूशन पर लगती हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लगती हैं। और ये कौन लगा रही है, गवर्नमेंट। और ये कैसी पेमेंट है, ये कंपलसरी पेमेंट है जो लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज पर या खुद की इनकम पर या इंस्टीट्यूशन पर देनी ही पड़ेगी। ये डायरेक्ट बेनिफिट होता है गवर्नमेंट का। क्या होता है ये, अच्छा गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट तो होता है, क्या गवर्नमेंट इसके बदले में कोई किसी भी व्यक्ति को कोई डायरेक्ट बेनिफिट देती है। फॉर एग्जांपल मेरा इनकम टैक्स काटा, या मैं 5 रुपए वाले बिस्किट के ऊपर टैक्स पे कर रहा हूं, क्या मुझे कोई डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, क्या उस बदले में कोई दुकानदार मुझे कुछ देता है, क्या नहीं देता। तो इसका मतलब है कि कंपलसरी मेरे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट देना ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉपर बेनिफिट हो रहा है, और इससे कोई लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, कोई एसेट रिड्यूस नहीं हो रही है। तो ये सारी क्या कहलाएंगी, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। समझ में आई। और टैक्स भी यहाँ पर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से टैक्स होते हैं, एक तो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो इंडिविजुअल पर लगता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है, कंपनी पर लगता है, क्लियर है। और डायरेक्ट टैक्स, द लायबिलिटी पे द टैक्स, एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स लाई ऑन द सेम पर्सन। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे का टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो ये ही पे करेगा, कोई दूसरा पे नहीं कर सकता। कर सकता है क्या कोई किसी का, तो इनकम टैक्स। लेकिन अगर बात मैं करूं कि एक बिस्किट मार्केट में पड़ा हुआ है, हाँ, तो ये बिस्किट टैक्स जरूर थोड़ा कि इस बच्चे ने पे करना है। जो इस बिस्किट खाएगा वो उसका टैक्स पे करेगा एक्चुअल में, और नहीं भी खाएगा तब भी वही पे करेगा जो उसका खरीद करके आ रहा है। मान लो बिस्किट मैंने खरीदा और मैंने अपने बच्चे को खिला दिया, तो पेमेंट तो मैंने कर दी ना इसकी। तो इसलिए इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जीएसटी हो गया, वैट हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किस पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। क्लियर है यहाँ तक बात, एक बार इसको देख लेना। और आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी हो गया, वैट हो गया, और डायरेक्ट टैक्स में कौन से हो गया, आपके इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, और भी कई सारे टैक्स आ जाते हैं इसमें। आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया आपका। हाँ, नहीं ये भी हमारी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स लगता है वो कंपनी पर लग रहा है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो किसी इंस्टीट्यूशन पर लग रहा है ना, डायरेक्टली उसकी इनकम पर लग रहा है, उसके प्रॉफिट पर लग रहा है। यहां तक बात समझ में आई। टैक्स का कोई इशू, बेटा इसको रख दे। अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू की, कौन कौन से होते हैं अदर देन टैक्स। आइए बताया था सर, गवर्नमेंट अगर लोन देती है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, अगर लोन दे रही है, गवर्नमेंट जो लोन प्रोवाइड कराती है ना, उसके बदले में क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। और गवर्नमेंट किसको लोन प्रोवाइड कराती है, वैसे तो देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को लोन प्रोवाइड कराती है, और प्राइवेट एंटरप्राइज को भी देती है, और जनरल पब्लिक को भी देती है, ठीक है। तो उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, ना तो उससे लाइबिलिटी बढ़ रही है, ना तो उससे एसेट घट रही है, क्लियर है। तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर हम लोग फीस की बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोर्ट की फीस होगी, लाइसेंस फीस होगी, रजिस्ट्रेशन फीस होगी। घर जब आप ट्रांसफर कराते हो तब भी तो वो अपनी फीस चार्ज करती है ना, वो सारी क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। लाइसेंस फीस हो गई, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गए। देखो, लाइसेंस फीस हो गई, फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गए, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब आ जाओ एस्टीट्स क्या होता है, ये क्या होता है एस्टीट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल घर के चार लोग पहाड़ी पर घूमने गए, एक गाड़ी में घूमने जा रहे हैं, और वो गाड़ी धड़ाम से खाई में गिर जाती है, और उसी चारों फैमिली के मेंबर सारे के सारे ब्लड रिलेशन वाले मर जाते हैं, और उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन ले लेगी, गवर्नमेंट। तो इसको बोलेंगे हम लोग एस्टीट्स, क्योंकि इसके पीछे कोई लीगल हायर नहीं बचा, कोई भी जिसके नाम पर विल थी वो सारे मर चुके हैं, तो उससे कौन लेके चला जाएगा, गवर्नमेंट। और ऐसी कई हजारों करोड़ रुपए की नहीं बात करूंगा, लेकिन बहुत करोड़ों की संपत्ति जो है गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, इसका कोई लीगल हायर नहीं है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है सर, गवर्नमेंट के पास पैसा गिफ्ट से आता है, ग्रांट से आता है। जब दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट होती है वो गिफ्ट कर देती है, कई बार यूएस ने इतने बिलियन डॉलर या इतने मिलियन डॉलर हमारे इंडिया को गिफ्ट करा, या देश के अंदर कोई क्राइसिस आ जाते हैं, वॉर, फूड, सुनामी आ गई, तो जब भी किसी गवर्नमेंट का ऐसे पैसा आता है
जिसको लाइबिलिटी नहीं है पे ऑफ करने के लिए, वो सारे गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स में चला जाता है। क्लियर है? फिर आता है फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह की पेनल्टी होती है जो कि कोर्ट के द्वारा लगाई जाती है, नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। जो गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी चीज तय की गई है, अगर उसका फुलफिलमेंट नहीं होता किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के द्वारा या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है गवर्नमेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये बेसिक है, इसमें बहुत सारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है जो ये वाला पढ़ाया। अब आता है स्पेशल असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस बच्चे ने घर खरीदा और जो वो घर खरीदा वो खरीदा 2 लाख रुपए का, पूरा एक लैंड खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया। अब आफ्टर 5 ईयर्स वहां से क्या जा रही है? मेट्रो रेल। क्या जा रही है? मेट्रो रेल। अब इसके 2 लाख रुपए की घर की कीमत सीधा हो जाती है 80 लाख रुपए। कितनी हो जाती है? 80 लाख रुपए। तो इसका मतलब है 78 लाख का इसको फायदा हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपको डेवलपमेंट टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको डेवलपमेंट टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो घर की कीमत है हमारे प्रोजेक्ट्स की वजह से बढ़ी है। किसकी वजह से बढ़ी है? हमारे प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ी है। तो ये स्पेशल असेसमेंट के अंडर में आपको क्या देना पड़ेगा? स्पेशल डेवलपमेंट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो कि ऑनर से रिकवर कर लिया जाता है। क्या ये सही बात है, गलत बात है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बना रही है ना, गलत बात क्यों है इसके अंदर? आपकी 2 लाख की कीमत थी, आपको तो कैसा गेन हो गया? क्या ये कैपिटल गेन रियलिस्टिक है? विंडफॉल गेन्स में नहीं आएगा ये। हाँ तो कोई नहीं ना, तो आपके 2 लाख ले लो, पकड़ लो 2 लाख, आपके आपके मकान उड़ा देते हैं हम, साइड कर देते हैं। 10 लाख ले लो, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है थोड़ा मोटा, तो उसमें कह रहे हो क्यों ले रही है? थोड़ा ले रही, ज्यादा नहीं ले रही। तो आज हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में जितना ही पढ़ा, बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ा, वो सारी बातें समझ में आई। बेटा क्लियर हुआ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाती है, क्यों कमाती है, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एट द एंड आपको ये बात समझनी चाहिए, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो इक्वलिटी लाना है, देश में इन्फ्लेशन रेट को कम करना है, और ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी को एनकरेज करना जो देश के फायदे में हो, जो कि नेसेसरी आइटम हो। हार्मफुल गुड्स, लग्जरीज गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना नहीं चाहती कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा बुक के अंदर लिखा है। लेकिन रियलिटी में देखें तो कई सारी बातें कुछ और ही निकल करके आती हैं। यहाँ पर लिख करके हम लोग बात करें टैक्स पर टैक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है? डिमांड तो घट नहीं रही है, क्योंकि लोग तो हैबिचुअल है ना। अगर जिसको हैबिट लग गई तो वो तो कंज्यूम करेगा, चाहे वो कोई चीज़ है 10 की आ रही है, अगर वो 25 की भी हो जाती तब भी लोग कंज्यूम करेंगे। तो यही था हमारे आज का क्लास का एंड हम लोग करते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलो।